नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। नोएडा के ट्विन टावर्स हुए जमींदोज, नेशनल बिल्डिंग कोड का हुआ था उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फैसले पर अंतिम मोहर। अमेरिकी एजेंसी का ओजोन पर हुआ नया शोध, ओजोन प्रदूषक में कमी का किया खुलासा, 2070 तक अंटार्कटिक ओजोन परत के रिकवर का भी दावा। उच्च महासागरीय संधि को लेकर न्यूयॉर्क में संपन्न हुई वार्ता, यूरोपीय यूनियन सहित 168 देशों ने लिया हिस्सा, 2018 में शुरू हुआ था डायलॉग। मिक्सोमा वायरस से कैंसर का इलाज संभव, कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में सक्षम इससे संक्रमित टी सेल्स, अध्ययन में हुआ खुलासा। और गुजरात में कच्छ ब्रांच कैनाल का हुआ उद्घाटन, नर्मदा मुख्य नहर से होगी पानी की आपूर्ति, 2008 में हुई थी इसकी शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिनों नोएडा स्थित ट्विन टावर बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर्स के निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों का उल्लंघन पाया था। इसके बाद 31 अगस्त 2021 को कोर्ट ने अपने फैसले में ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि सुपरटेक नाम की कंपनी को नोएडा में साल 2004 में एमरोल्ड कोर्ट के नाम पर एक भूखंड आवंटित हुआ, जिसमें 14 टावर का नक्शा पास हुआ था। लेकिन इसके बाद इस योजना में संशोधन करते हुए 2 नए टावर्स की मंजूरी ले ली गई। ये दोनों टावर ग्रीन पार्क, चिल्ड्रन पार्क और 2 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जमीन पर बनाए गए। फ्लैट खरीदारों ने निर्माण कार्य में अनियमितताओं के चलते इसके खिलाफ पहली बार साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दायर किया। 2 साल बाद हाई कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया और टावर्स को गिराने का आदेश दिया। आगे सुपरटेक कंपनी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इमारत को गिराने का फैसला सुनाया। दरअसल नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत 2 आवासीय टावर्स के बीच कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 9 मीटर की ही दूरी रखी गई थी। इमारत के निर्माण के लिए ग्रीन एरिया का भी उल्लंघन किया गया था, साथ ही इसमें अग्नि सुरक्षा मानकों का भी पालन नहीं किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड एक दस्तावेज है। इसमें रिहायशी, व्यापारिक, संस्थागत, शैक्षिक, वाणिज्यिक, असेंबली, स्टोरेज स्पेस आदि इमारतों के निर्माण के ढांचे तय करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। ये गाइडलाइंस कंस्ट्रक्शंस और लोगो दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। एनबीसी मानकों को पहली बार साल 1970 में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद इसमें साल 1983, 87, 97, 2005 और साल 2015 में कई बदलाव किए गए। इन बदलावों के साथ ये गाइडलाइंस वर्तमान में लागू हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में खनन मामलों पर एक अहम फैसला सुनाया। इसके तहत कर्नाटक के कुछ जिलों में लौह अयस्क खनन सीमा को बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक के ये जिले बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुरू हैं। बेल्लारी में लौह अयस्क खनन सीमा को 28 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 35 MMT कर दिया गया है। वहीं चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों की खनन सीमा 7 MMT से बढ़ाकर 15 MMT कर दी गई है। दरअसल कर्नाटक में अवैध खनन के चलते सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। साल 2011 में मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इन जिलों की खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने लौह अयस्क की ई नीलामी प्रक्रिया के लिए जहां निगरानी समिति का गठन किया, वहीं खनन गतिविधियों को कम करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया था। इस साल मई में शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर फिर से सुनवाई की। इस याचिका में निगरानी समिति द्वारा आयोजित ई नीलामी प्रक्रिया और आरक्षित मूल्य पर लौह अयस्क की निराशाजनक बिक्री पर आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद न्यायालय ने बिना ई नीलामी प्रक्रिया के पहले से उत्खनित स्टॉक को सीधे बेचने की अनुमति दी थी। साथ ही उनके निर्यात की भी अनुमति दी गई। जबकि खनन सीमा को बढ़ाए जाने पर तब कोर्ट ने कुछ नहीं कहा था। उसी निर्णय का हवाला देते हुए हालिया फैसला सुनाया गया है। गौरतलब है कि किसी भी खनिज के खनन संबंधित नियम या कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जबकि खनन के रेगुलेशन एवं डेवलपमेंट का अधिकार राज्य सरकार के पास है। खनन गतिविधियों को रेगुलेट करने के मकसद से साल 1957 में MMDR यानी
माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट सरकार लेकर आई थी। हाल ही में अमेरिकी संस्था NOAA यानी नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैज्ञानिकों ने ओजोन परत से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे किए। रिपोर्ट का कहना है कि 2022 में ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन लेवल 1980 से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर से जुटाए गए एयर सैंपल के विश्लेषण के बाद इस बात की पुष्टि की है। विश्लेषण में पाया गया कि मध्य अक्षांशीय समताप मंडल में मौजूद ODS की सांद्रता में 50% से अधिक की कमी पाई गई है। हालांकि अंटार्कटिक पर ODS की सांद्रता में कमी की यह दर धीमी रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के सूचकांक में अंटार्कटिक पर प्रदूषक तत्वों की मात्रा 1990 के स्तर से 26% तक कम हो गई है। ऐसा अनुमान है कि अंटार्कटिक ओजोन परत को साल 2070 तक पूरी तरह से रिकवर कर लिया जाएगा। दरअसल NOAA की ग्लोबल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी द्वारा ओजोन परत की स्थिति का आकलन करने के लिए एक इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। इस इंडेक्स की सहायता से ओजोन या समताप मंडल में मौजूद रसायनों, मुख्यतः क्लोरीन और ब्रोमीन की सांद्रता को ट्रैक किया जाता है। साथ ही इनसे होने वाले खतरों और उपायों की जांच भी साझा की जाती है। गौरतलब है कि साल 1980 को इंडेक्स के लिए बेंचमार्क के रूप में चुना गया है। NOAA संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के तहत एक अमेरिकी वैज्ञानिक और नियामक एजेंसी है। यह संस्था मौसम की भविष्यवाणी करने के साथ समुद्र और वायुमंडलीय स्थितियों की निगरानी करता है। बता दें कि ओजोन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस है जो मुख्य रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाले 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनती है। पृथ्वी का लगभग 90% ओजोन क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग या समताप मंडल में संकेंद्रित है। समताप मंडल का वह क्षेत्र जहां ओजोन की मात्रा सर्वाधिक होती है ओजोन परत कहलाती है। ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों यानी UV रेज को अवशोषित करके हानिकारक किरणों से पृथ्वी के सभी जैविक प्रणालियों की रक्षा करती है। हाल ही में लद्दाख के नयोमा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने ONGC को एक नोटिस भेजा है। इसमें भूतापीय ऊर्जा संयंत्र से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतने और इसके लिए उच्च मानकों का पालन करने का आदेश दिया है। साथ ही साइट का दौरा करने और एक फील्ड रिपोर्ट जमा करने के लिए एक संयुक्त टीम के गठन का भी प्रावधान किया गया। असल में लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण और पक्षी क्लब की एक टीम ने बीते दिनों पूगा भूतापीय परियोजना स्थल का दौरा किया। पाया कि खोजपूर्ण ड्रिलिंग के दौरान छोड़ा गया भूतापीय द्रव सीधे पूगा नाले में छोड़ा जा रहा था। इसके बाद इस घटना की शिकायत लेह के जिला कलेक्टर से की गई। इसमें प्रकृतिवादियों ने ONGC पर आरोप लगाया कि यह संयंत्र हरित मानदंडों का उल्लंघन कर कई पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर रहा है। इसके बाद इन आरोपों की जांच करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश बिजली विकास विभाग द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें निर्णय लेने के बाद ही यह आदेश जारी किया गया था। साथ ही चेतावनी दी गई कि आदेश के उल्लंघन होने पर CRPC की धारा 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। CRPC की धारा 133 किसी प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन की स्थिति में उस परियोजना पर रोक लगाने से संबंधित है। आपको बता दें कि भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा होती है जो पृथ्वी के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थों के विघटन के कारण उत्पन्न होती है। इसका इस्तेमाल विद्युत उत्पादन के साथ इमारतों को गर्म रखने आदि में किया जाता है। गौरतलब है कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना पूर्वी लद्दाख में स्थापित की जा रही है। इसकी स्थापना सार्वजनिक कंपनी ONGC द्वारा की जा रही है। बता दें कि इस भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना को पूर्वी लद्दाख के पुगा घाटी गांव में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए। IMD के मुताबिक 2020 से भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर पर जारी ला नीना की स्थिति तीसरे साल में प्रवेश कर गई है। कहने का मतलब है कि यहाँ ला नीना की कंडीशन लगातार 2 साल से बनी हुई है। यह भारत में मानसून का एक अच्छा कारक है। IMD के मुताबिक 1950 के बाद से यह छठी बार है जब ला नीना 2 साल से अधिक समय से ठहरा हुआ है। गौरतलब है कि इस वर्ष भारत में 740.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है जो 30 अगस्त तक मौसमी औसत से 7% अधिक थी। कुल मिलाकर भारत में 30 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां वर्षा या तो सामान्य या फिर अधिक या सबसे अधिक हुई। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विज्ञान ब्यूरो सहित कई मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ला नीना की स्थिति 2022 के अंत तक बनी रहेगी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इसके अप्रैल तक समाप्त होने की घोषणा की थी जो बिल्कुल गलत साबित हुई। बता दें कि एल नीनो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर या पेरू के तट पर सतही जल के ताप में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है। इसके कारण हवाओं या वॉकर सेल की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है।
इसका सीधा असर पेरू और ऑस्ट्रेलिया के मानसूनी पैटर्न पर पड़ता है। मतलब यह है कि पेरू के तट पर वर्षा होती है जबकि ऑस्ट्रेलिया के तट पर सूखे की स्थिति पैदा होती है। इसके विपरीत लानीना पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान से निम्न तापमान की स्थिति को बतलाता है। इसके कारण वॉकर सेल की दिशा अल नीना के विपरीत या पहले की तरह सामान्य हो जाती है। इसकी खासियत है कि इसके कारण सामान्य मानसून स्थिति से अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। यही स्थिति मौजूदा समय में भारत में दिखाई पड़ रही है। गौरतलब है कि अल नीनो घटना एक नियमित चक्र नहीं है, साथ ही इनकी भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से उत्पन्न होती है। हाल ही में AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लेव एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑफ स्वीडन के साथ एक MOU साइन किया। इसका मकसद आधुनिक विमानन प्रौद्योगिकी को तैयार और संचालित करना तथा स्मार्ट विमानन समाधान क्षमता विकसित करना है। समझौते के लागू होने से दोनों देशों के बीच एविएशन एक्सपर्टाइज और टेक्नोलॉजी को साझा करना आसान होगा। अगली पीढ़ी के स्मार्ट हवाई अड्डों के तेजी से विकास और सतत यातायात प्रणालियों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए कई समझौते किए गए। इसके तहत हवाई अड्डों पर तकनीकी सहयोग और द्विपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े बिंदु शामिल हैं। सहयोग की बात करें तो दोनों देश एयर और एयरपोर्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट और नियंत्रण, एयर स्पेस योजना निर्माण, हवाई अड्डे की डिजाइन और अवसंरचना से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। एयर स्पेस का मतलब किसी देश की जल और थल सीमा के ऊपर के आकाशीय क्षेत्र से है। इसके अलावा दोनों देशों ने उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम और एयरक्राफ्ट एवं एयरपोर्ट डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भी सहयोग की बात की है। सहयोग में तेजी लाने और हितों की प्राथमिकता तय करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह गठित करने की बात कही गई है। गौरतलब है कि भारत और स्वीडन के बीच पहले से स्वास्थ्य, नवाचार और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, जिनमें अब नागरिक विमानन क्षेत्र भी जुड़ गया है। बीते दिनों न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासागरीय संधि को लेकर एक वार्ता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में यूरोपीय यूनियन सहित करीब 168 देशों ने भाग लिया। इसमें विश्व के महासागरों और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने थे, लेकिन इस समझौते पर सहमति नहीं बन सकी। इसका कारण यह था कि इस वार्ता में मछली पकड़ने के अधिकार, वित्तपोषण और समर्थन के प्रमुख मुद्दों पर एक राय नहीं बन सकी। दरअसल इस वार्ता से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उच्च समुद्र में समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए एक समझौते पर सहमति बन जाएगी, लेकिन न्यूयॉर्क में हुआ यह आयोजन अपने मकसद में विफल रहा। आपको बता दें कि प्रस्तावित संधि का मकसद दुनिया के उन समुद्री क्षेत्रों में जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए नियम निर्धारित करना है जो राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों की सीमा से परे हैं। यह उन कंपनियों के अधिकारों पर भी फैसला करेगी जो समुद्र में जैविक संसाधनों की खोज का काम करती है। गौरतलब है कि UNCLOS यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून का मसौदा तैयार करने के लिए साल 2018 में सम्मेलनों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। इस मसौदे को महासागरों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि अनक्लॉस एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है। इसके साथ ही यह समुद्री संसाधनों के प्रयोग के लिए नियमों की रूपरेखा भी तैयार करता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे साल 1982 में अपनाया था, लेकिन यह नवंबर 1994 से प्रभाव में आया। वहीं भारत द्वारा इसे साल 1995 में अपनाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किसी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील तक की दूरी के क्षेत्र को EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। इस क्षेत्र में संबंधित देश सुरक्षा और संसाधन दोहन का काम कर सकते हैं। वहीं EEZ के बाहर के पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र को उच्च समुद्र के नाम से जाना जाता है। हाल ही में दार्जिलिंग चाय उत्पादकों ने सरकार से नेपाल चाय पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का आग्रह किया है। उत्पादकों का दावा है कि कई व्यापारी नेपाली चाय का आयात सस्ते दामों पर करते हैं और इसे दार्जिलिंग चाय बताकर भारत में सस्ते दामों पर बेचते हैं। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ स्थानीय व्यापारी नेपाल चाय का दार्जिलिंग चाय के रूप में निर्यात कर रहे हैं। इससे वैश्विक बाजार में प्रीमियम प्रामाणिक दार्जिलिंग चाय की कीमत बहुत कम हो गई है। नतीजतन दार्जिलिंग चाय बाजार प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है। इसके चलते पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में चाय बागानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि दार्जिलिंग चाय भारत का भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त उत्पाद है। मुक्त व्यापार समझौते के चलते कोई भी भारतीय व्यापारी नेपाल से चाय आयात करने के लिए स्वतंत्र है। जब कोई देश अपने माल को किसी दूसरे देश में घरेलू कीमत से कम कीमत पर
या लागत से कम कीमत पर बेचता है तो इसे डंपिंग कहा जाता है। डंपिंग को काउंटर करने के लिए पीड़ित देश दूसरे देश पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाती है। असल में एंटी डंपिंग एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ता है। इसलिए एंटी डंपिंग शुल्क को डंपिंग से रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का अधिकार वित्त मंत्रालय को प्राप्त है, जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के सिफारिश पर लगाया जाता है। हाल ही में कैंसर के इलाज को लेकर एक अध्ययन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैंसर के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को एक वायरस का प्रयोग करके बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस तरह के अध्ययन पहले भी होते रहे हैं, लेकिन हाल ही में हुए नवीनतम अध्ययन में मिक्सोमा नामक वायरस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अध्ययन में पाया गया है कि मिक्सोमा वायरस से संक्रमित टी सेल्स एक प्रकार की कैंसर कोशिकाओं के मौत का कारण बन सकती है। गौरतलब है कि ऐसा पहले किए गए किसी अध्ययनों में नहीं देखा गया था। टी सेल एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती हैं। ये अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं द्वारा विकसित होती हैं। यह शरीर को यह आकलन करने के लिए स्कैन कर सकती हैं कि क्या शरीर में कोई खतरा मौजूद है जिसे खत्म करने की जरूरत है। टी सेल्स की खास बात यह है कि ये कैंसर की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमला कर सकती हैं। इन्हें इम्यून सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स एवं थाइमोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक टी सेल्स और मिक्सोमा वायरस के बीच एक विशेष तालमेल देखा गया जो ठोस ट्यूमर सेल ऑटोसिस को मजबूत करने का काम करता है। दरअसल ऑटोसिस सेल विनाश का एक रूप है जो ठोस ट्यूमर के खिलाफ उपयोगी होता है। इसे उपचार प्रतिरोधी के रूप में देखा जाता है। आपको बता दें कि मिक्सोमा वायरस पॉक्स विरिडी परिवार का एक सदस्य है, जबकि यह लेपरी पॉक्स वायरस की एक प्रजाति। मिक्सोमा के अंतर्गत ईस्टर्न कॉटनटेल्स, ग्रे गिलहरी और यूरोपियन खरगोश में फाइब्रोम्स पैदा करने वाले अन्य वायरस भी शामिल होते हैं। यह एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। यह खरगोशों में मिक्सोमैटोसिस नामक घातक बीमारी का कारण बनता है। वहीं यह अमेरिका में सिल्विलेगस स्पीशीज यानी जंगली खरगोशों में स्थानीयकृत बिनाइन फाइब्रोमा का कारण बनता है। हाल ही में काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किया। नई सुविधाओं के तहत एक सभागार, कृषि व्यवसाय अभिपोषण केंद्र, पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और इंडोर गेम हॉल शामिल है। दरअसल राजस्थान एक सूखा प्रभावित राज्य है। ऐसे में यहाँ कृषि की सीमित संभावना के बावजूद काजरी ने कृषि के लिए कई संभावनाओं को खोजा है। इसके अगले चरण के रूप में कृषि का व्यवसायीकरण किया जाना बाकी है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवसाय अभिपोषण केंद्र को स्थापित किया गया है। इसका मकसद किसानों को कृषि व्यवसाय हेतु सक्षम बनाना और उनकी आय को दोगुना करना है। गौरतलब है कि काजरी केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्यरत संस्थान है। यह 60 वर्षों से अधिक समय से ICAR को अपनी सेवाएं दे रहा है। प्रारंभ में इसे मरु वनीकरण केंद्र के रूप में 1952 में स्थापित किया गया था। बाद में मरु वनीकरण और मृदा संरक्षण केंद्र के रूप में 1957 में पुनर्गठित किया गया। काजरी को 1959 में पूर्ण अनुसंधान संस्थान का दर्जा मिला और साल 1966 में यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में आ गया। इस संस्थान के 5 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर, पाली, जैसलमेर, गुजरात के भुज और लेह के लद्दाख में स्थित है। गौरतलब है कि काजरी को उसके द्वारा विकसित की गई नई तकनीक एवं शोध उपलब्धियों के लिए पिछले 6 वर्षों में ICAR के 10 में से 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बीते दिनों PCIMNH यानी फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी और IPC यानी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसका मकसद वन हर्ब वन स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने के लिए अंतर मंत्रालय सहयोग करना है। बता दें कि यह समझौता ज्ञापन पारंपरिक चिकित्सा मानकों के निर्धारण के लिए सूचनाओं को साझा करने का प्रावधान करता है। इसके तहत साइंटिफिक नॉलेज और ड्रग रॉ मटेरियल से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रावधान है। समझौते के मुताबिक वन हर्ब वन स्टैंडर्ड के तहत वर्गीकृत मोनोग्राफ के प्रकाशन का एकमात्र अधिकार PCIMNH के पास होगा। हालांकि संबंधित मोनोग्राफ में IPC के योगदान और पहचान को बरकरार रखा जाएगा। साथ ही मोनोग्राफ की तकनीकी सामग्री PCIMNH और IPC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी। आपको बता दें कि मोनोग्राफ किसी विशेष विषय अथवा उसके एक पहलू का विस्तृत लिखित विवरण होता है। वहीं फार्माकोपिया एक आधिकारिक पुस्तक है।
इसमें दवाओं की सूची के साथ साथ उनके उत्पादन, वितरण, उपयोग आदि के लिए कानून के तहत स्थापित मानकों के साथ विवरण शामिल होते हैं। आयुष मंत्रालय का कहना है कि मानकों के निर्धारण से भारत के कारोबार सुगमता माहौल में सुधार आएगा। इसका सीधा असर भारतीय वनस्पति के व्यापार पर पड़ेगा। इसके अलावा यह समझौता ज्ञापन हर्बल दवाओं के सभी हितधारकों को विश्व स्तरीय मोनोग्राफ प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करेगा। आपको बता दें कि PCIMNH भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य आयुष पद्धतियों में उपयोग होने वाली औषधियों, योग की फार्माकोलॉजी और योग संग्रहों का प्रकाशन करना है। वहीं IPC भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इसका काम देश में दवाओं के मानकों का निर्धारण एवं प्रकाशन करना है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ ब्रांच कैनाल का उद्घाटन किया। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने दुनिया की सबसे लंबी शाखा नहर के रूप में इसका उल्लेख किया। यह नहर बनासकांठा जिले के कांकरेज तालुका के नर्मदा मुख्य नहर से निकलने के बाद गुजरात के मांडवी तालुका तक जाती है। इस नहर को पानी की आपूर्ति नर्मदा मुख्य नहर से होगी, जो सरदार सरोवर बांध से निकलती है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा जिले से बहने वाली नर्मदा नदी में स्थित है। नहर की कुल लंबाई 357.18 किलोमीटर है। जानकारी के लिए बता दें कि कच्छ का रण रेगिस्तानी शुष्क क्षेत्र है, जो अपनी भौगोलिक विशेषता के कारण एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इस नहर से कच्छ जिले के 182 गांवों को लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की जाएगी। नहर को लगभग 6500 करोड़ रुपए की लागत से सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इस परियोजना को सरदार सरोवर परियोजना के भाग के रूप में साल 2008 में शुरू किया गया था। गौरतलब है कि सरदार सरोवर बांध की नींव साल 1961 में तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी, लेकिन विरोधों और कानूनी प्रक्रियाओं के चलते इसे साल 2017 में पूरा किया जा सका। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, MMDR यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वर्ष 1957 में पारित किया गया था। और कथन 2, कैप्टिव खनन करने वाले संगठन अपने वार्षिक उत्पादन का केवल 50% हिस्सा खुले बाजारों में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 एवं 2 दोनों, या फिर D उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पृथ्वी का लगभग 90% ओजोन क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग या समताप मंडल में संकेंद्रित है। 2, क्षोभ मंडल में बनने वाला ओजोन प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का कारण होता है। और 3, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। A केवल 1 और 2, B केवल 2, C 1 एवं 3, या फिर D उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों के निर्धारण हेतु UNCLOS समझौता जिम्मेदार है। 2, UNCLOS समझौता नवंबर 1994 में प्रभावी हुआ था। और 3, भारत द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1995 में किए गए थे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1 और 2, B केवल 2 एवं 3, C केवल 3, या फिर D 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, CAZRI संस्थान यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? A जोधपुर में, B गंगानगर में, C कच्छ में, या फिर D अहमदाबाद में। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का अधिकार वित्त मंत्रालय को प्राप्त है। कथन 2, एंटी डंपिंग ड्यूटी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज की सिफारिश पर लगाया जाता है। और कथन 3, दार्जिलिंग चाय एक भौगोलिक संकेतक यानी GI दर्जा प्राप्त उत्पाद है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। विकल्प है A केवल 1, B केवल 3, C केवल 2 एवं 3, या फिर D उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiias.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ज़ॉम्बी आइस या बर्फ के पिघलने की भविष्यवाणी की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज़ॉम्बी आइस के पिघलने से वैश्विक समुद्र का स्तर 10 इंच बढ़ सकता है। आपको बता दें कि ज़ॉम्बी आइस उस बर्फ को कहा जाता है जो मूल आइस शीट यानी बर्फ की चादर का हिस्सा होने के बावजूद नई बर्फ जमा नहीं कर रही है। इसे मृत बर्फ के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी बर्फ के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है। बीते दिनों NCRB यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चला है कि देश भर में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सबसे असुरक्षित शहर है, जबकि दूसरे नंबर पर मुंबई है। रिपोर्ट के मुताबिक अन्य महानगरों की तुलना में दिल्ली में बलात्कार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। यहाँ पिछले साल हर दिन औसतन 3 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 13,892 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2020 की तुलना में 40% ज्यादा है। हाल ही में नासा ने अपने मून मिशन आर्टेमिस की लॉन्चिंग को तकनीकी खराबी के चलते टाल दिया है। दरअसल आर्टेमिस नासा का एक ह्यूमन एंड रोबोटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। इसका मकसद अंतरिक्ष अन्वेषण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। नासा के मुताबिक इस मिशन में 30% इंजीनियर महिलाएं हैं। इसके अलावा आर्टेमिस महिलाओं के शरीर पर विकिरण प्रभावों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए 2 पुतलों को ले जाएगा, ताकि महिला अंतरिक्ष यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के उपाय निर्धारित किए जा सकें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आर्टेमिस प्राचीन यूनान में एक प्रमुख देवी थी। वह ओलंपियन के मुख्य देवता ज़्यूस की बेटी थी। वह सूर्य के देवता अपोलो की जुड़वा बहन भी थी और आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी कहा जाता है। गौरतलब है कि नासा के पहले ह्यूमन मून मिशन का नाम अपोलो था। हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। इसे नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों का परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत घोषित किया है। दरअसल आकांक्षी जिले का परिवर्तन कार्यक्रम नीति आयोग की एक पहल है। इसका मकसद भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद की संस्कृति को बढ़ावा देकर पिछड़े जिलों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। ये कार्यक्रम प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों जैसे कि प्रसव पूर्व देखभाल, सीखने की कला, कृषि मूल्य प्राप्ति, मुद्रा ऋण का संवितरण, सड़क संपर्क आदि पर राज्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग और रैंकिंग सुनिश्चित करता है। बीते दिनों ओडिशा में नुआखाई पर्व मनाया गया। इसे खास तौर पर पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है। दरअसल खेतों में नई फसल के स्वागत के लिए किसानों का ये पारंपरिक त्योहार है। इस अवसर पर लोग नए धान के चावल को पकाकर तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। गौरतलब है कि पहले इस पर्व का कोई विशेष दिन निर्धारित नहीं था, लेकिन साल 1991 से गणेश चतुर्थी के अगले दिन को नुआखाई के रूप में स्वीकार किया गया। ओडिशा राज्य का ये इतना महत्वपूर्ण त्योहार है कि इस अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश रहता है। हाल ही में मुंबई स्थित वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 67वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। इस बार फिल्म फेयर अवार्ड की खास बात ये रही कि इसमें पहली बार किसी महिला गीतकार को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में फिल्म 83 के गाने लहरा दो के लिए कौसर मुनीर को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड बी प्राक ने शेरशाह के गाने मन भरिया के लिए जीता। आपको बता दें कि फिल्म फेयर अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार है और इसे भारत के हिंदी भाषा फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के सम्मान के रूप में दिया जाता है। हाल ही में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट में परमाणु आपदा की आशंका व्यक्त की गई है। इसके बाद यूरोपीय संघ ने आसपास के निवासियों के बीच एंटी रेडिएशन यानी विकिरण विरोधी गोलियों के वितरण का फैसला किया है। दरअसल इन गोलियों को विकिरण जोखिम के मामलों में कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करने के रूप में जाना जाता है। इन्हें हवा में फैले विकिरण से थायराइड ग्रंथि को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पोटेशियम आयोडाइड की गोली भी कहा जाता है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने पूर्वानुमान लगाया है कि हिना मनोर साल 2022 का अगस्त में आने वाला सबसे तेज और शक्तिशाली तूफान है। एजेंसी के मुताबिक ये उष्णकटिबंधीय तूफान पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट में जापान के रैक्यू द्वीप समूह को खतरे की ज्यादा संभावना है। हाल ही में रूस में वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। इसमें रूस, चीन और भारत की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं।
इसका मकसद प्रतिभागी सैन्य दलों तथा पर्यवेक्षकों के बीच आदान प्रदान और समन्वय स्थापित करना है। ये एक बहुस्तरीय सामरिक और कमान अभ्यास है। इसमें संयुक्त मैदानी प्रशिक्षण अभ्यास, मुठभेड़ की प्रक्रिया पर चर्चा और हथियार चलाने का अभ्यास शामिल है। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में एक बनिहाल कटरा रेल लिंक पर 9.8 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण पूरा हुआ है। इस सुरंग के जरिए जम्मू के छोर पर स्थित दुग्गा रेलवे स्टेशन श्रीनगर छोर की ओर बसिंदार स्टेशन से जुड़ गया है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है। आपको बता दें कि इससे पहले रेलवे ने 14 अगस्त को रियासी जिले के कौरी क्षेत्र में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का निर्माण कार्य पूरा किया था। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।